नई पीढ़ी मीडिया ग्रुप और नई पीढ़ी फाउंडेशन की सभी साथी, शुभेच्छु, दर्शक और अपने श्रोतागण, आप सभी का मैं चंद्रशेखर पांडे, प्रदेश प्रभारी नई पीढ़ी के रूप में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नई पीढ़ी प्रत्येक सप्ताह वार्ता नई पीढ़ी के लिए एक समय सामयिक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे अपने संपादकीय सलाहकार और देश के मानी गिरामी नामी प्रतिष्ठित श्री आर विक्रम साहब से उनका जो भी समय सामयिक मुद्दे हों उन पे हम चर्चा करते हैं, उनका हम जानकारी लेते हैं उनसे और अपने सभी दर्शकों साथियों के लिए उसे पहुंचाते हैं। उसी क्रम में ये 9वां एपिसोड है और हम आदरणीय श्री आर विक्रम साहब जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, स्तंभकार रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, साथ में कई जिलों के जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए समाज के लिए सतत अपने कलम से, अपने लेखनी से उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। हम उनसे आज के समय सामयिक मुद्दों पर चर्चा करने का क्रम आगे बढ़ाने के लिए अनुमति चाहते हैं। सर, अनुमति है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद सर। वो एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, कल हम लोगों का कारगिल दिवस बीता है। कारगिल एक ऐसा नाम है जो भारत के अंदर हर व्यक्ति जानता है, हमारे आस्था से, हमारे सम्मान से का प्रतीक है वो, जहाँ पे हमारे अंदर कोई घुस आया था और हमने उसे हटा दिया। एक लाइन में बोले तो ये, आगे की आपको सर बताएंगे। उस मुद्दे पे विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस मुद्दे से पहले एक ज्वलंत मुद्दा और भी है जो विगत कई दिनों से मणिपुर की घटनाओं को लेकर के गर्म है और अब वह एक नए परिप्रेक्ष्य में आ गया है जिसमें कि भारत के संसद के अंदर एक सरकार के प्रति एक अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। तो हम सर से यही अपेक्षा करते हैं, सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि यह जो एक नई परिस्थिति है जिसमें कि मणिपुर मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जबकि कांग्रेस के पास या समस्त विपक्ष के पास अविश्वास पास कराने के लिए यानी कि सरकार को गिराने के लिए बहुमत नहीं है, इसके बावजूद भी इसे लाया गया है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है, मणिपुर हिंसा से क्या संबंधित है कि राजनीतिक है, इन सबसे विस्तार से हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप बताएं जी। तो चंद्रशेखर जी, आपका नई पीढ़ी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर वार्ताकार के रूप में आप यहाँ पर हमारे सम्मुख उपस्थित हैं और हम लोग इन विषयों पर जो आपने अभी चर्चा की है इन पर हम लोग अपने अपने मंतव्य व्यक्त करेंगे और मैं चाहूँगा कि इस चर्चा में आपकी भी भागीदारी रहे, जिससे कि हम लोगों की चर्चा में प्रश्नोत्तर के क्रम में हम लोग आगे चलते चलेंगे। तो आपने कारगिल दिवस का जिक्र किया, आज के 24 साल पहले की घटना है। मई का ही महीना था, मई के शुरुआती महीने में कुछ ये चरवाहे गडरिए ऊपर की पहाड़ियों पर जो कि हमारी सीमाओं से लगती थी, कारगिल और द्रास के इलाके में, ये सामान्य तौर से जाया करते हैं। जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो लोग जाते हैं ये सब भेड़ें लेकर। तो उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी टाइप के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आ गए, जबकि भी सीमा बहुत दूर है और भारतीयों की चौकियाँ हैं। तो उन्होंने आकर के रिपोर्ट दिया और फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत खबराहट मची कि हो सकता है कुछ लोग आ गए हों कहीं से। तो एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई, कैप्टन कालिया उनके साथ 5 जवानों के साथ। तो 3-4 दिन तक उनका पता लगा नहीं कहाँ गए लोग। फिर जब और बड़ी संख्या में फौजी गए खोजने के लिए तो उनकी लाश मिली और जो जवान थे उनकी भी छत विछत शव, जिसको कि बुरी तरीके से एक प्रताड़ित किया गया हो, इस प्रकार की स्थिति में थे। तो फिर ये हुआ कि लगता है कि कोई बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। उसके पश्चात सेटेलाइट फ़ोटो वगैरह इन सब चीज़ों से सीन क्लियर होने लगा और ये बात सामने आई कि ये तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी 20-50 चौकियों के ऊपर पाकिस्तानी लोग आकर के बैठे हुए हैं और उसी तरीके से बैठे हुए जैसे कि सेनाएं कब्जा करती हैं। फिर ये बात खुली, फिर भारतीय सेना ने उनको हटाने का उपक्रम किया और उसके बाद फिर हमारा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। पाकिस्तान की सरकार ने ये डिनाई किया कि हमारे लोग नहीं हैं ये, और ये मुजाहिदीन हैं जो कि वहाँ पर चले गए हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, जो इन्होंने इस प्रकार से
जो अत्याचार अनाचार से तंग आकर के भारत की सेना प्रशासन के उन्होंने ये कदम उठाया है। और ये हमारे लोग नहीं हैं, और वो सेना के ही लोग थे, सलवार कमीज की ड्रेस में थे, उनकी ट्रेडिशनल पोशाक में, और स्टॉकिंग के लिहाज से 3-4 महीनों में काफ़ी कुछ सामान गोला बारूद वगैरह से पहुंचाया जा चुका था। तो हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन शुरू किया, और उसके बाद फिर की कहानी एक तरीके से वो युद्ध में तब्दील हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर 2 डिवीजन सेनाएं हमारी इसमें लगी इस ऑपरेशन में, और 2 लाख सैनिक मोबिलाइज किए गए, और उसके बाद एक एक करके चोटियाँ फतेह होनी शुरू हुई। तो लोलिंग पहले गिरा, मैं समझता हूँ कि जून का महीना आ गया था। समय लगता है, खड़ी चढ़ाइयाँ थीं। अब खड़ी चढ़ाइयों के ऊपर आक्रमण करना आसान नहीं था। जब सारी कुछ तैयारियां हो गई थी आक्रमण की, जनरल मलिक उस टाइम आर्मी चीफ हुआ करते थे, तो ये हुआ कि ऑपरेशन शुरू होना है। उस समय एक डायरेक्शन आ गया सेना को कि भाई आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे। अब ये तो LOC क्रॉस न करने की बात तो सेना के ऑपरेशनल प्लान में आप प्रवेश कर रहे हो। ऐसी ही गलतियां तो नेहरू जी ने की थी, जो सन 62 की लड़ाई हम लोग हार गए थे। नेहरू और मेनन ने यहाँ तक डायरेक्शन दिया कि वो प्लाटून वहाँ होगी, वो प्लाटून वहाँ होगी। अरे आप सेना के ऑपरेशन प्लान में वो LOC को पार करेंगे नहीं करेंगे, वो उनको खाली कराना है। वो तो LOC पार करके अंदर घुसे हुए हैं। अब आपका ये डायरेक्शन कि भाई पॉलिटिकल डायरेक्शन की आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे, बड़ा आश्चर्यजनक डायरेक्शन था ये, बल्कि डिमोरलाइज करने वाला था। आर्मी चीफ ने इस पर बहस की अच्छी खासी, जनरल मलिक ने, सर ये तो कैसे, फिर तो कैजुअलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी हमारी। उनको पता होगा कि हम इसी डायरेक्शन से आएंगे, पीछे से हमला नहीं कर सकते क्योंकि पीछे LOC क्रॉस नहीं करना है, उनको पता लग जाएगा। तो फिर इसका मतलब उन्हें जब पता होगा कि हम इसी तरफ से आएंगे तो हमारी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, जो भी मना कर दिया गया हो वो डिनाई कर दिया गया। और तो और हमारे एयरफोर्स के जहाज़ों को भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि नहीं, आप LOC पार नहीं करेंगे। अब ये और उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, हवाई जहाज़ तो अपनी स्पीड में आ रहा है, अब वो बम गिरा करके, फिर बम गिराया उसने, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा जी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जब बॉर्डर पर ही अगर कोई पोस्ट है, और ये सारी पोस्टें बॉर्डर पर ही थी, थोड़ा बहुत अंदर बाहर करके, तो ऐसा कैसे होगा कि वो गजब की बात थी कि वो पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं जाएगा। हाँ, जाएगी तो वापस आते वक्त हाँ, उसको भाई टर्निंग पीछे से देनी है उसको, जाना। ऐसा थोड़ी भाई सिपाही को चली कहते नहीं जाओगे, वो नहीं गया, वो शहीद हो जाएगा, नहीं जा रहा भाई, ठीक है। उस तरफ जब सेनाओं ने प्लान नहीं किया उधर से, ठीक है, लेकिन हवाई जहाज कैसे रोकेंगे आप, अगर उसको उस टारगेट पे बम गिराना है तो। लेकिन इससे हमारा ऑपरेशनल प्लान, एयरफोर्स का प्लान इफेक्टेड हुआ। तो ये सब सारी जो शॉर्टकमिंग्स थी, जो कि हमारे रास्ते में बाधाएं थी, ये भी बहुत बड़ी बाधाएं थी इस प्रकार से, जो पॉलिटिकल कंपल्शंस इम्पोज कर दिए गए सेना के ऊपर। अब वो तो पॉलिटिकल लोग जाने, हमारे प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो समझे इस बात को किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर अमेरिका से था, किस प्रकार का दबाव कहाँ से आ रहा था, किन किन देशों से आ रहा था, अरब देशों से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, उसको तो वही बता सकते हैं। लेकिन इसका आर्मी के प्लान पे बड़ा असर पड़ा। अब ये युद्ध भारत के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध हो गया, लॉन्गेस्ट। आप ये समझिए कि एक प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है मई के मध्य से, और ये जाकर के 26 जुलाई को, मतलब कल की जो तारीख थी हमारी, उसको ये समाप्त होता है। आखिरी चौकी जो फतेह हुई थी वो 26 जुलाई को फतेह हुई थी। तो इसमें करीब 550, पौने 600 के आसपास हमारे जवानों की शहादत हुई, और हमारे सैनिकों ने बहादुरी के कीर्तिमान बनाए। ऐसे कीर्तिमान तो शायद संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाइयों में भी नहीं देखे गए थे, कि जानते बूझते कि भाई सामने है, हमको देख रहा है, फिर भी सैनिक चढ़ते चले जा रहे हैं। पहली प्लाटून साफ हो गई, दूसरी प्लाटून साफ हो गई, उसके बाद भी सैनिक लगे हुए हैं। तो इस तरीके से सेनाएं लड़ती रहीं, लड़ते भिड़ते उन्होंने जो है टोलोरिंग पर कब्जा किया। पहले टाइगर हिल की लड़ाई 2 दिन चली, 11 घंटे तक तो असॉल्ट चलता रहा, आक्रमण चलता रहा, तब जा कर के उसको टाइगर हिल पर कब्जा किया गया। और भी इसके बाद फिर काक्सर की पोस्ट, और भी बहुत सी पोस्ट कई तरह की हैं, उसमें कई अलग अलग प्रकार की, कुछ सीमाओं के निकट, कुछ सीमाओं से दूर। बटालिक पर कब्जा किया गया, वो भी बहुत टिपिकल पोस्ट थी। और इसमें हमारे सैनिक और हमारे जवानों ने
बहुत बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। अपने लखनऊ के मेजर मनोज पांडे को हम लोग जान ही रहे हैं, उनको परमवीर चक्र मिला, और हमारे मेजर विक्रम बत्रा जी की शहादत हुई, और भी थे हमारे शहीद कैप्टन विवेक गुप्ता, मेजर विवेक गुप्ता, और भी बहुत से थे अधिकारी, इनका नाम अभी एक एक करके बस सोचने लगूंगा तो याद आता जाएगा। अपने योगेंद्र यादव जी थे जिनको परमवीर चक्र मिला, वो थे, अब तो नायब सूबेदार होकर के रिटायर भी हो गए, सूबेदार होकर के ऑनरी कैप्टन होकर के रिटायर भी हो गए वो। तो इस प्रकार से बहादुरी की गाथाएं लिखी गई वहाँ पर कारगिल में। अब हमने अपने ही क्षेत्र में खाली कराया उनको, आप घुस आए, हमने आपको निकाल करके बाहर कर दिया। तो इस तरीके से कारगिल के साथ एक और बात जो है महत्वपूर्ण है इस विजय में, इस युद्ध में पहली बार ऐसा युद्ध था जो 4 युद्ध हुए पाकिस्तान से, जिसमें हमने अपना कोई क्षेत्र नहीं खोया। जितना पाकिस्तान ने कब्जा किया था इस दौरान कब्जा किया था, कहने का तो पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा पीओके हमारा है, लेकिन जितने क्षेत्र में वो अंदर घुसे थे, हाँ, उसका वो पूरा का पूरा खाली करा लिया गया। उसमें कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में छूटा नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हमने देखा कि 1971 के युद्ध में भी छम्ब का एरिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जो कि हमारा बहुत सेलिब्रेटेड युद्ध रहा है। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद कराया गया। उसमें कश्मीर के इलाके में हमारे पास इस पर्वतीय क्षेत्र में, बटालिक वगैरह के क्षेत्र में और तुर्तुक में, इसमें करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे कब्जे में आया, लेकिन वो हमारा ही पीओके ही तो था, उसमें कब्जा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं भाई, हमको तो पूरा कश्मीर होना चाहिए था, लेकिन चलिए उतना आया। लेकिन जो छम्ब का एरिया जो कि हमेशा से हमारा रहा है, वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। छम्ब कस्बा अब वो आज पाकिस्तान के पास है, आज की तारीख में भी। तो वो एक कहा जाए कि एक सेटबैक रहा 1971 की युद्ध का। उसको बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि हम तारीफ़ के आदी हो चुके हैं, कोई प्रशंसा ही की जाए सबसे अच्छा है। और निगेटिविटी के बारे में कोई, या इन सब चीज़ों के बारे में कोई रणनीतिक बहस नहीं होती, सारी सैन्य अधिकारी करते हैं, और बाकी आम जनता में इनकी चर्चाएं नहीं होती, और इसकी तरफ कोई प्रयास भी नहीं होता कि सिवाय जिंदाबाद के अलावा हम दूसरी बात नहीं करते अपने युद्धों के बारे में। ठीक है, तो ये है कारगिल युद्ध के बारे में। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारतीय सेना पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति और अलर्ट हुई और उन्मुख हुई। उसका परिणाम हमें बाद में पाकिस्तान के बाद चीन के साथ जब तनाव बना, तो उसमें देखने को हमें मिला कि हमें माउंटेन वारफेयर के बारे में हमारे जवानों में, हमारे अधिकारियों में काफ़ी अलर्टनेस आ चुकी थी, जो कि हमने देखा गलवान वगैरह के समय में। तो ये इस कारगिल दिवस का ये महत्व है कि एक युद्ध था पाकिस्तान के एडवेंचर का, मिस एडवेंचर का। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों, मतलब पाकिस्तान ने क्या समझा था। सर, ये अगला प्रश्न मेरा यही था, क्योंकि ये एक आम आदमी के दिमाग में ये बड़ा गंभीरता से आता है कि जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसे, जब वो अपने तोप्स बैठा दिए, चाहे वो कुछ आर्मी भी, ये माना जाता है कि कोई आर्मी के भी लोग थे और मिलिट्री भी, दोनों, तो जब वो बैठा दिए तो बाद में कोई बैकअप दे करके युद्ध स्तर पे कोई बैकअप तो दिया नहीं, तो फिर वो बैठाया क्यों? क्या ऐसी मंशा थी? क्या उनका ये आकलन की कमी थी, या उनके द्वारा कोई ऐसी बेवकूफ़ी थी या राजनीतिक थी, या क्या वजह रही होगी आपके विचार से कि इस तरह का उन्होंने प्लान किया? सरप्राइज। इसमें एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि उसमें कोई मिलिटेंट नहीं था जी। वो सब के सब पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो उनकी फोर्स है, जैसे हमारे यहाँ राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, कश्मीर जे.एंड.के रेजिमेंट्स हैं जी, तो उसी तरीके से उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है। तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ही जवान थे वो सब, जिनको सलवार कुर्ता पहना करके और पाकिस्तानी ड्रेस में, एक लोकल ड्रेस में, उनको वहाँ पर अम्बल कंबल दे करके उनको भेज दिया गया था कि जाओ ठीक है, अब तुम लोग मुजाहिद की शक्ल में अपना युद्ध करोगे। और पूरी सपोर्ट, सारा कुछ जितना भी गोला बारूद, राशनिंग वगैरह का सपोर्ट था, वो सब पाकिस्तान से उसी तरीके था जैसे आर्मी के लिए किया जाता है। तो ये था बस उनका एक कवर, उन्होंने कह दिया भाई ये मुजाहिद लोग लड़ रहे हैं, और कुछ नहीं था। दूसरा उनका, देखिए, एक मन बढ़ई होती है। दूसरा, भारत के बारे में ये परसेप्शन बना हुआ है, ये बहुत दिनों से पाकिस्तान के लोगों के मन में है कि ये बनिया बाभनों का देश है, और एक पाकिस्तानी जवान 10 भारतीय जवानों के बराबर है, सैनिकों के बराबर है।
ये उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनके परसेप्शन में ये चीज़ें बुरी तरह घुसी हुई हैं कि भारतीय जवान का मतलब कुछ नहीं है, क्या ये बनी है वो सब लड़ेंगे, कौन क्या क्या लड़ेंगे ये लोग, गुप्ता लोग तो इनके यहाँ फौज में आते हैं। और इसी शहादतों में एक हमारा और सेना में तो जो गया तो शेर हो गया, वो चाहे गुप्ता हो चाहे श्रीवास्तव हो। हमारे यहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि ये फीलिंग ही ख़त्म हो जाती है। ठीक बात। हाँ, तो वो तो खैर उनका परसेप्शन ये था कि हम इस इलाके को कब्जा कर लेंगे और उसके बाद भारत कब्जा वापस कर नहीं पाएगा इस पर, और हम इसको जो है बैकअप देते रहेंगे और फिर ये मजबूर हो जाएगा वार्ता की टेबल पाने के लिए, कश्मीर पर वार्ताएं शुरू होंगी। उनका ये सोचना था कि भारत को वार्ता के लिए फोर्स करने का यही एक रास्ता हमारे पास रह गया है। तो जब वार्ताएं शुरू होंगी तो उसमें अपनी शर्तें रखेंगे, भाई जितना कश्मीर घाटी है, कम से कम कश्मीर घाटी जो मुस्लिम एरिया है पूरी तरीके से, ये हमको मिलनी चाहिए। तो जैसे होता है कि अगर हम आपसे वार्ता करें फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत की स्थिति से बार्गेनिंग पावर, हाँ, तो उस लिहाज से अगर हमारे पास ये एरिया आ गया, हमारे कब्जे में बना रहा, तब हमारे लिए आसानी होगी, अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि जनरल मुशर्रफ कमांडो बैकग्राउंड के अफसर रहे हैं, एडवेंचरस उनकी सोच रही है। कमांडो ऑपरेशन पहले इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ किए भी होंगे, और उसी दौरान ये कहीं पर जहाँ भी आर्मी कमांडर रहे होंगे या जनरल रहे होंगे, तो ये हमारा ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जिसके तहत सियाचिन का इलाका हमारी सेनाओं ने कब्जे में ले लिया था और पाकिस्तान की सेना कुछ हफ्तों से चूक गई, वरना वो लोग भी सियाचिन की तरफ बढ़ रहे थे। सियाचिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब सीमाओं का मामला नियत हो रहा था 1971 के युद्ध के बाद कि डीलाइनेशन दोबारा जो है चिन्हीकरण किया जा रहा था, तो एक पॉइंट पड़ता है NG 9842 एक पॉइंट है। अब मैप होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। वो एक जो हमारी जो LOC चलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर चलते हुए एक पॉइंट आता है थोड़ा उत्तर की दिशा में, तो वहाँ पर सीमा ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ग्लेशियर शुरू हो जाता है और वो ऐसा एरिया है जहाँ पर कि जा पाना संभव नहीं है। तो नक्शा कैसे बनाया जाए जब कोई सर्वे टीम जा ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल क्षेत्र है और हमेशा टेम्परेचर 0 से नीचे ही रहता है, -10 -15 -50 तक जाता है टेम्परेचर। तो वहाँ तो एक एक चीज़ गल जाएगी, आदमी एक्सपोज होगा, आदमी गल जाएगा, आप बाहर दस्ताने से बाहर उंगली निकालेंगे, उंगली जम जाएगी, गल जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर, तो कौन जाएगा सर्वे करने। तो मान लिया गया कि इस पॉइंट से लेकर के नॉर्थवर्ड्स काराकोरम हाईवे तक, काराकोरम पास तक, ये मान लिया गया भाई ये हमारी सीमा रेखा होगी। इसको इमेजिन कर लिया गया जैसे हम यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो कहते भाई यहाँ से वो दिख रहा है, वो वहाँ तक हमारी सीमा रेखा है, ठीक है। तो उस तरीके से उस पॉइंट NJ 9842 को मान लिया गया कि भाई इसके आगे इस दिशा में जाती है। अब समय बीतने के साथ उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता गया। पाकिस्तान ने कहा कि ये सीधे नॉर्थ में जाती है, हमने कहा कि थोड़ा ईस्ट लेकर के जाती है, थोड़ा पूरब लेकर के जाती है, वही काराकोरम हाईवे से जाकर के उसमें पास से जाकर के मिलना है इसको, तो उससे फिर हमें स्पेस मिल जाता है, जो कहा जाए पाकिस्तान को स्पेस मिल जाता है अगर वो काराकोरम पास में जाकर के मिलती है। हमने कहा कि नहीं, सॉरी, वो हमने कहा कि इसको अगर हम सीधे नॉर्थ मानते हैं, इस पॉइंट से ऊपर उत्तर दिशा मानते हैं, तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके उस इनहॉस्पिटेबल एरिया जो कि सियाचिन था, हमारी सेनाओं ने अपने जवानों को उतारना शुरू किया। वो माइनस टेम्परेचर में, बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरी वेदर कंडीशन में। तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के जो हमारे वो थे उसके कमांडेंट कर्नल नरेंद्र कुमार, उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से वो लोग पहली बार उतरे वहाँ पर, और मेजर कुलकर्णी क्या कैप्टन हुआ करते थे, जनरल कुलकर्णी होकर के रिटायर हुए। इन लोगों ने जाकर के पहला टेंट लगाया, झंडा लगाया इंडिया का, और उसके बाद उन एरियाज़ पे अपना साल्टोरो रेंज कहते हैं, उस पर कब्जा करना शुरू किया। अब बहुत मुश्किल एरिया, बहुत मुश्किल से जवानों को चलना पड़ रहा था, लद्दाख स्काउट वगैरह ये सब लोग जो हमारे जवान थे। तो इस तरीके से उस पर सियाचिन पे हम लोगों का कब्जा हुआ। अब पाकिस्तान को पता लगा कि अरे भाई सियाचिन कब्जा हो गया, उन्होंने अटैक किया, हमला किया, लेकिन उन बर्फीली परिस्थितियों में वहाँ पर कब्जा करना, जो पहुँच गया जहाँ पर, उसको डिसलॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। भारत ने ही जो एक पोस्ट कब्जा की, जो बाना पोस्ट, हमारे नायब सूबेदार बाना सिंह, 1987 की बात है,
पाकिस्तान की एक पोस्ट जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी फांस बनी हुई थी, उन्हीं पर्वतीय बर्फीली रात के दिन बर्फ़ में चलते हुए खड़ी दीवार पर चढ़ करके उन्होंने कब्जा किया। मतलब एक असंभव सा टास्क था वो। उनको खैर परमवीर चक्र दिया गया, नायब सदर माना सिंह को, ऑनरी कैप्टन होकर रिटायर हुए। तो इस प्रकार बहादुरी की बहुत सी कहानियाँ वहाँ पर लिखी गई उस क्षेत्र में। तो वो उनको लेना था उसका बदला कि भाई इसका हम एक रिवेंज लें और इस पर कब्जा कर लेंगे तो इनके लिए सियाचिन को होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने इस खेत पे कब्जा कर लिया तो बगल के खेत पे हम जाएंगे कैसे? और हाईवे सब वहीं से गुजर रहा है, NH 1 हाँ, तो वो सब चीज़ें उनको लगा कि इस तरीके से ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, सियाचिन छोड़ना पड़ेगा और ये हमारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर लड़ाई चलेगी। कब्जा जब छूटेगा तो छूटेगा। और दूसरी बात ये कि 1998 में भारत ने एटम बम का एक्सप्लोजन किया था, आप जानते ही हो जी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में एक्सप्लोजन किया। चीन का पूरा सपोर्ट, चीन का ही बम था जो चीन से ला करके पाकिस्तान ने वहाँ पे एक्सप्लोड किया। तो इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि पैरिटी हमारी है। अब जब दोनों देश एटॉमिक पावर हो गए तो उनकी हिम्मत बढ़ गई कि अब तो बराबर के हो गए ना। अब तुम्हारे पास ज़्यादा फौज है या कम है, अब क्या है, अब तो एटम बम है। एटम बम दोनों के पास, हमारे पास भी है, आपके पास भी है होगा, लेकिन हमारे पास भी एटम बम है। बहुत बड़ी फौज है, लेकिन हमारी भी एटम बम। हर सेंटेंस पर उनके नेता ही कहा करते थे कि भाई याद रखो हमारे पास एटम बम है। आज भी है। हाँ, उन्हें अब तो नहीं कहते, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन उस समय बहुत कहा करते थे और हमारे लोग डर जाया करते थे। आप उस दौरान के अपने नेताओं की बात करेंगे तो आम पब्लिक भी, हम लोग कई बार लोगों को कहते थे यार ये कौन सी मेंटलिटी है, वो तो घुस आया, हमारे पास एटम बम था तो भी, और आप कह रहे हो कि नहीं साहब वो एटम बम का इस्तेमाल करेगा तब क्या होगा। अरे मैंने कहा यार तुम लोग गजब किया, तो सब क्या सही कहे जाते हैं क्या पाकिस्तानी, हम लोग डरपोक हैं। तो इस प्रकार की भावनाएं हमारे यहाँ लीडरशिप में थी। अच्छा सर, यही इसी मुद्दे पे भी हम चाहेंगे, जैसे एक चीज़ आपने कहा कि राजनैतिक रूप से कि हमको रोका गया, ये डिसीजन राजनीति के मलिक साहब विरोध कर रहे थे। इसका मतलब ये डिसीजन राजनीतिक था, जबकि सरकार उस वक्त बीजेपी और वाजपेयी जी बहुत ही कट्टर राष्ट्रवादी और बहुत ही धाकड़ व्यक्तियों में गिनती होती है। आपने बताया कि 98 में उन्होंने एटम बम विस्फोट करने की इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा साहस किया। तो ऐसा क्या वजह है कि ये राजनीतिक रूप से हम उतने बोल्ड नहीं हो पाते थे या नहीं हो पाते हैं, और जबकि हम हर रूप में सक्षम हैं, सेना बड़ी है, सब कुछ होने के बावजूद, और हम उन्हें कैसे ही हिम्मत करने देते हैं कि वो कहीं हमारे संसद पे हमला कर लें, कहीं अटैक कर लें या हमारे अंदर घुस के चले आए, ये हिम्मत हम करने उन्हें देते हैं। ऐसा क्या होता है कि वो हिम्मत कर देते हैं? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और ये एक लंबे जवाब की मांग करता है। मेरे ख्याल से उतना समय शायद ना होगा हमारे पास। आप हम लोग कोशिश करें। हाँ, हम लोग इसको इस तरीके से समझ लें कि हमारा आज़ादी का आंदोलन एक शांतिपूर्ण पैसिफिस्ट आंदोलन रहा है। सत्य अहिंसा की बात करके हम लोग चले हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया है। उसी के तहत हमको आज़ादी का श्रेय हम लोग उसी को देते हैं। वो ठीक है, क्रांतिकारियों का भी घटनाएँ हुई, लेकिन क्रांतिकारियों की अगर संख्या हम लोग गिनेंगे तो शायद कुल टोटल गिन डालें तो हमारे क्रांतिकारी 100 से ऊपर नहीं थे। पब्लिक का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था क्रांतिकारियों को, बावजूद इसके ये क्रांतिकारियों को भी ये बात सालती थी कि देश हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा उस तरीके से। तो शांति अहिंसा का गांधी जी ने अलग जगाई है। उसके बाद हम लोग उसी के आधार पर आपके लिए वार्ताओं के क्रम में आज़ादी मिली। पाकिस्तान भी उसी वार्ताओं के क्रम में बन गया जो नहीं बनना चाहिए था। तो ये पैसिफिस्ट अप्रोच हमारी रही। अब यहाँ तक कि 1962 की लड़ाई हारने के पीछे हमारी ये पैसिफिस्ट अप्रोच रही है कि चीन के साथ अपीजमेंट की पॉलिसी। जब आप पैसिफिस्ट अप्रोच पर चलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा इसको, पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी अप्रोच पर चलते हैं, तो आपको एक जो कहा जाए कि एक तुष्टीकरणवादी सोच आपको अपने आप एडॉप्ट करनी पड़ती है। हम शांतिवादी हैं, अब आपसे तकरार हो रही है हमारी, अब आप हथियार लिए बैठे हैं, हम शांतिवादी हैं, तो हम आपको प्रसन्न करेंगे, भैया बाबू ऐसा मत करो यार, हम भी आदमी हैं, तुम भी आदमी हो, आप ऐसा मत कीजिए बेचारा, बताइए। तो हम आपसे इस प्रकार की बातें करेंगे क्योंकि हम शांतिवादी हैं। अब आप कहते भाई आप ठीक है, आप क्या चाहिए आपको, आप ये ले लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग शांति से, हम गरीबी में रह लेंगे, हम दरिद्र नारायण हम लोग हैं, कोई बात नहीं, ये भी आप ले लीजिए। तो इस प्रकार की, तो कश्मीर जो आज 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास है, वो क्यों है? हम नेहरू जी चलते हुए युद्ध के बीच में यूनाइटेड नेशंस चले गए युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर के।
युद्ध विराम कराया। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री वो थे जिन्होंने एक जीतती हुई अपनी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध विराम कराया। सोचिए इस बात को, मतलब पैसिफिस्ट, हम लोग शांतिवादी, हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते थे हम लोग कितने बड़े शांति, कितने शरीफ लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। ये हमारी अच्छाई का कोई अंत नहीं। हमारी खुद की क्षति हो रही, खुद का नुकसान हो रहा, फिर भी हम लोग इतने बड़े शांतिवादी हैं कि देखिए अपनी सेनाओं को हमने रोक दिया, उन्हें हम कब्जा कर लेते। अब वार्ता करेंगे, आइए बैठिए मेज बैठ वार्ता करते हैं। तो ये इस प्रकार की अप्रोच हमारी हो गई राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। 1962 के युद्ध में सेनाओं को वो समर्थन नहीं मिला, न हथियारों का समर्थन मिला, न राशनिंग का समर्थन मिला, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सीमाओं की तरफ डेवलप किया गया। उनको तो ये मानते थे कि ये बोझ है। नेहरू जी ने तो 1946 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, 1946 में बन गए थे प्रधानमंत्री अंग्रेजों की कृपा से, तो अब उन्होंने ये बयान दिया जनरल बुचर को कि भाई आप क्या ये लेकर के प्लान लेकर के आए हुए हैं कि उत्तरी सीमाओं की रक्षा का प्लान, आप ये क्या है, ये क्या बकवास है ये सब, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, आप समेटिए इसको, नक्शा लग जाइए, हमें तो कुछ सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे, उठाइए इसको नक्शा। जनरल बुचर बेचारे मुंह लटकाए हुए चले आए कि भैया वो तो क्या इन वार्ता का अधिकृत भी कहीं रिकॉर्डेड है ये, या कमी है? ये तो कई किताबों में आया है, कई किताबों में आया है ये पूरा डायलॉग, इसे कोई डिनाई नहीं करता है, तो सभी जानते हैं कि जनरल बुचर ने अपने मेमोइर्स में लिखा है। और क्लॉड आरपी की किताब हमारे पास शायद यहीं कहीं होगी भी रखी, तो उसमें भी ये बल्कि इसका पूरा पैरा उन्होंने लिखा है। इसको मैंने कई हमारे लेखों में ये बात आई भी है, मैंने स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि इस प्रकार की अप्रोच थी, ये दृष्टिकोण था। तो अब इस दृष्टिकोण के साथ हम इवॉल्व कर रहे थे, हम शक्ति गेन कर रहे थे, हम अपनी सेनाओं में कॉन्फिडेंस भर रहे थे। बाद के समय में हम उस सिंड्रोम से हम मुक्त होते जा रहे थे, मुक्त हो रहे थे। सन 65 की युद्ध में हमारी जो विजय हुई, ये और अच्छी विजय हो सकती थी अगर हम उस पैसिफिस्ट सिंड्रोम उससे हम निकल गए होते, अगर हमने युद्ध विराम की घोषणा तुरंत न कर दी होती, दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग कितने बड़े शांतिवादी हैं। एक हफ्ते का समय सेनाओं को और मिला होता तो पाकिस्तान की सेना की क्रशिंग डिफीट हुई होती, कश्मीर की समस्या के समाधान का काम और आसान हो जाता। एक हफ्ते के लिए युद्ध और चलता, बस उनके टैंकों में डीजल नहीं रह गया था पाकिस्तान के, उनके सब टैंक सारी गाड़ियां रुक जाने वाली थी अगले 2-3 दिनों के अंदर। एक सप्ताह के अंदर तो उनके पास भारत की सेनाओं का जवाब देने भर का गोला बारूद भी नहीं था। तो ये हमारी विजय तो होनी ही थी और बड़ी विजय होती, फिर पाकिस्तान ठहर नहीं पाता। लेकिन हम बीच बीच में इस प्रकार का डोज देते रहे अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, खुद अपने को बहुत बढ़िया महान सिद्ध करने में। एक हीन भावना, एक जैसे कि हमारे नेतृत्व में एक हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति हमेशा सिद्ध करना चाहता है ना कि देखिए हम अच्छे आदमी, भाई ऐसा नहीं है, आप क्यों, अरे देखिए हम इतने अच्छे आदमी, हमने देखिए रोक दिया, युद्ध रोक दिया। तो इंदिरा जी ने भी अगर वो कुछ दिन और 1971 का युद्ध चलाती तो छम्ब हमारे पास आ जाता, बहुत से और इलाके हमारे पास आ जाते। लेकिन वो तुरंत ही दबाव में तो खैर थी ही वो, लेकिन दबाव को बर्दाश्त करने की क्षमता ही तो नेतृत्व का गुण होता है। राजनीतिक नेतृत्व इसी के लिए है। ये थोड़ी कि आप दूसरे किसिंजर डिक्टेट करेंगे, उनका 7वां बेड़ा आज आ गया, अरे आ जाए 7वां बेड़ा, उतर जाए, वो तो उतर जाओ, देखें क्या करता है, ले आओ अपने सैनिकों को, बेड़ा लगा दो। बल्कि अब हम जैसे लोग तो छोटे लोग हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं, गेस करते हैं कि अगर बाई चांस मैं उस परिदृश्य में होता, हर एक आदमी कल्पना करता है, तो मैं तो कहता भाई उतारो, वाह वाह आप भी आ गए, चलिए उतारिए सैनिक, अपने चटगांव में उतारिए, ढाका में उतारिए, जहाँ उतारना उतारिए, आइए देखिए सीन परिदृश्य यहाँ क्या है। तो आप लड़ने आए हो, आप लड़ोगे हमसे, कहाँ बम गिराओगे बांग्लादेश में, किसको हिट करेंगे आप। तो ये असंभव होता कोई ऑपरेशन कर पाना, बल्कि वो जोकर बन करके चले जाते अगर उतरने की कोशिश करते तो एक फर्जी टाइप का दबाव उन्होंने बिल्टअप किया, हम भयभीत हो गए। अरे गजब की बात, वो तो देखने वाली बात थी कि तुम करोगे क्या, देखा तो जाए। अगर इस दृश्य से देखें तो वास्तव में हम डरपोक कह लें या लीडरशिप हमारी, हम लगातार लीडरशिप हमारी जहाँ पर कि करेज प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, वो नहीं कर रहे, वहाँ पर अक्सर वो हमने 71 में भी देखा, 65 में भी देखा, और कारगिल के युद्ध में मैंने ये देखा कि अपनी सेनाओं को LOC पे बांध देना, एयरफोर्स को बांध देना, ये ऐसा हुआ है। वाजपेयी जैसा सशक्त नेता, राष्ट्रवादी नेता,
वो भी बाध्य हो गया इस लाइन को लेने के लिए। तो ऐसा भी लगता है कि देश के अंदर हमारे प्रशासन में कुछ इस प्रकार की सोच है जो कि इंटरनली इन्फ्लुएंस करती है, या कोई हमारे कुछ कंप्रोमाइज़ टाइप के और विदेशों से प्रभावित किस्म के लोग हमारे प्रशासन में इस प्रकार से हो जाते हैं, जो कि हमारे अधिकारियों को, हमारे नेताओं का मिसलीड करते हैं। क्रुशियल जो फैसला लेने वाले राजनीतिक नेतृत्व भी तो अधिकारियों, प्रशासनिक लोगों से ही तो सलाह लेता है। अब आप ये सोचिए कि सन 65 के युद्ध में शास्त्री जी ने एक प्रश्न पूछा जनरल चौधरी से कि हमारे स्टॉक, जो फाइटिंग का स्टॉक है गोला बारूद का, उसकी क्या स्थिति है। तो उन्होंने बिना चेक किए हुए ये बात कह दिया कि सर करीब 80% के आसपास हमारा खर्च हो चुका है। अरे तो अब ये शास्त्री जी के लिए बड़ा समाचार था। अगर 80% के आसपास खर्च हो चुका है तो थोड़ा ही बाकी है, तो युद्ध समय रहते ही युद्ध विराम न किया जाएगा तो स्थिति हमारी और बुरी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और उन्होंने फिर युद्ध विराम के लिए जो और दबाव था, सलाह दी किस अधिकारी ने कि 80%? जनरल चौधरी, आर्मी चीफ ने बिना चेक किए, बिना स्टॉक को वेरीफाई, बहुत गंभीर बात आपने। हाँ, तो 80% तो हमारा खर्च हो चुका है। उसके बाद खैर युद्ध विराम की घोषणा हो गई एक आध दिन के बाद ही, क्योंकि उनको ये भी था कि अगर ये रिप्लेनिश कहाँ से आएगा तुरंत ही, इतनी तेज़ी से तो तैयार होने जाएगा, मैन्युफैक्चर होने जाएगा, इंपोर्ट भी ना हो जाएगा। ये युद्ध के बाद जब स्टॉक टेकिंग की गई तो ये पता लगा कि हमारा मात्र 20% ही गोला बारूद इस्तेमाल हुआ था, ओनली 20। ओह माय गॉड। तो अब शास्त्री जी के निर्णय पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। तो अगर ये सही बात कही गई होती कि सर 20% की फिगर है, या सब रुक जाइए, हम 1 घंटे के अंदर वेरीफाई कर लेते हैं, दोबारा आपको बताते हैं, या आपने गलत बता भी दिया तो वेरीफाई करके तुरंत जाके बताइए कि सर इसमें ऐसा नहीं है, वो गलत सूचना आ गई थी। लेकिन आपने नहीं वेरीफाई किया, क्यों आपने नहीं सही बात बताई। तो इसलिए लगता है कि कुछ अंग्रेजी ज़माने के जो अधिकारी थे हमारे, कुछ उनके प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में, सैंडहर्स्ट में पढ़े हुए और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के कोर्सेज़ किए हुए, आर्मी के कोर्सेज़ किए हुए अमेरिकन स्टाफ कॉलेजेस में, तो शायद कहीं से कंप्रोमाइज ये लीडरशिप ये आर्मी की भी रही हो, जो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का रास्ता निकालती है। वो ठीक है, CIA के एजेंट बहुत से देश में थे, उन्होंने हो सकता है इन्फ्लुएंस किया हो इस तरीके से। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं, वरना पाकिस्तान की कहानी सन 65 में काफ़ी हद तक क्लोज हो सकती थी। सन 71 में अगर ये लड़ाई आगे चलती तो फोकस अगर हमने बांग्लादेश को बनाया की जगह पर पाकिस्तान को बनाया होता है विजय में, बांग्लादेश तो आज़ाद हो ही जाता। पाकिस्तान की हार होती, बांग्लादेश का आज़ाद होना तो लिखा ही था, अपने आप हो जाता। वो तो पकड़ जाते ही, कहाँ जाते भाग करके, तो अपने आप बांग्लादेश आज़ाद हो जाता अगर हमारा टोटल फोकस पश्चिमी तरफ हो जाता है, पाकिस्तान को डिफीट करना। लाहौर तक सेनाएं पहुँच जाती हमारी, जैसे कि 1965 में पहुँचने के करीब पहुँच गई थी, लाहौर सियालकोट पर कब्जा हमारा हो ही जाता। तो वो स्थिति अगर रिपीट होती, पाकिस्तान की सेनाएं कोलैप्स हो जाती पश्चिम में, तो बांग्लादेश तो अपने आप आज़ाद रखा हुआ था। तो रणनीतिक कुछ गलतियां हम लोगों से होती रही हैं, जो मेरा विचार है। तो ये कारगिल के बहाने हम लोगों ने काफ़ी हद तक अन्य भी युद्धों और हमारी रणनीतिक स्थिति और राजनीतिक जो कहा जाए कि दूरंदेशी के प्रश्न पर भी चर्चा की कि किस तरीके से एक गैप रहा हमारे रणनीतिक सोच में और पॉलिटिकल परसेप्शन में, जिसके कारण इस प्रकार की स्थितियां बनी और हमारे लीडर्स सही निर्णय ले पाने में उनमें थोड़ा कमज़ोर दिखे। सर, अगर शॉर्टकट में अगर पूरी कारगिल दिवस पे या कारगिल की पूरी युद्ध पे और जो भी समय सामयिक घटनाएं घटी उस वक्त में, उस पे अगर एक छोटे स्वरूप में आप समाज को, हमारे राष्ट्र को, चूँकि आप प्रशासनिक भी बहुत बड़े स्तर पे रहे हैं, विचारक, थिंक टैंक सभी रूपों में रहे हैं, तो क्या संदेश हमारे युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उसको किस रूप में इस दिवस का संदेश क्या रहना चाहिए? हाँ, देखिए, दिवस का संदेश ये हमारे गर्व का क्षण है। कारगिल विजय, जैसा कि मैंने बताया कि हमने कोई ज़मीन पाकिस्तान के कब्ज़े में नहीं छोड़ी, एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे बहादुरों को वीरता दिखाने का अवसर मिला। दूसरी बात ये, जैसा मैंने इस डिस्कशन में जो चीज़ सामने आ रही है कि हम सब लोगों को रणनीतिक दृष्टिकोण से भी जागरूक होना है कि किस रणनीति का क्या असर पड़ रहा है, क्या किया होता तो ये समस्या का समाधान हो जाता। इसके प्रति हमको जागरूक होना है इस देश को।
मिलिट्री साइंस जैसे विषयों को, राजनीति जैसे विषयों को, पॉलिटिक्स और वार डिप्लोमेसी और युद्ध जैसे विषयों को हमें पढ़ना है। इस देश के युवकों को पढ़ना है, जानना है, समझना है। और जब आप सेनाओं में जाते हैं तो उसका एक जो प्रॉपर रूट हमारा है उसके बारे में भी हमें एक कॉलेज ऑफ वार हमारे पास हो, जिसमें कि डिप्लोमेसी ही पढ़ाई जाए, जिसमें कि युद्ध नीतियाँ ही पढ़ाई जाएँ। तो इस तरीके से हम अरबी फारसी तक तो पढ़ते हैं जी। कॉलेज में हमारे पास डिपार्टमेंट से अरबी के भी हैं, फारसी के भी सब हैं, लेकिन युद्ध नीतियों के बारे में जो कि हमारे हर एक आदमी के जीवन पर असर डालता है। यानी कि हम इसे मान लें हाँ। कि कारगिल दिवस का सही हम इसकी अपने जीवन में ले सकते हैं। हाँ। यदि हम युद्ध नीति को, भू राजनीतिक जो परिवेश है और जो अब तक का इतिहास है उसको हम लें। और आपके एक बहुत गंभीर बात कही कि हमको जो हमारे अंदर एक भय की भावना है, जो चाहे वो जनमानस में हो या जो हमारे पॉलिटिकल हमारे राजनीतिक सत्ता है या चाहे वो प्रशासनिक सत्ता है, इन सबको भी थोड़ा सा वैसे हट करके आगे ले जाना चाहिए। हम आपकी बात को इस रूप में ले सकते हैं। हाँ, देखिए, जो हमारी भय की भावना हमारी साइकोलॉजी में पैसिफिस्ट या शांतिवादी आंदोलनों के माध्यम से घुसी हुई है, उससे हम लोगों को मुक्ति पानी है, जिससे कि इसका रिफ्लेक्शन हमारे भाई जैसे हम होते हैं वैसे ही तो नेता होंगे हमारे। इसका हम दोष नेताओं पे नहीं देते। अगर हमारे नेताओं ने गलत फैसले किए हैं, गलत फैसले क्या कहा जाए, हाँ, रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर वो कहीं पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई अब आगे मत बढ़ो, नहीं रुक जाओ यहीं पर, आगे मत जाइए, कहीं उनके मन में भय समा गया तो वो हमारा ही भय तो रिफ्लेक्ट हो रहा। हमने उन नेताओं को शक्ति नहीं दी और नेताओं से पूछा नहीं भाई आप वहाँ पर लाहौर पे कब्जे से पहले रुक क्यों गए थे, किसी ने पूछा क्या? किसी ने हमारे नेताओं से पूछा कि साहब आप सियालकोट पे कब्जा कर रहे थे, आप कहाँ रह गए थे, क्यों नहीं किया? आज भी प्रश्न ये नहीं पूछे जाते। हाँ, तो अब जब ये सवाल हम पूछने लायक हों तब हमारा नेता उस तरीके से चलेगा जिससे कि देश चाहेगा तब नेता चलेगा। आज के परिवेश में आपको लगता है कि कुछ सुधार की या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन, हमारे राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता में कुछ परिवर्तन है या कमोबेश 70 साल की परिपाटी है? नहीं, इसमें परिवर्तन दिख रहा है। खास करके गलवान के बाद, गलवान का युद्ध हुआ डोकलाम में, जिस तरीके से मुकाबला किया गया है, पॉलिटिकल वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जिसमें हम मोदी जी को उसका श्रेय देना चाहेंगे। मोदी जी हैं, उनके साथ जो उनके क्लोज मिनिस्टर्स हैं, क्लोज ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जैसा कि मुझे लग रहा है ये भयभीत नहीं हो रहे हैं। जो भय का एक संचार जो हो जाता है, ये रणनीतिक दृष्टिकोण से, अपनी सेनाओं की क्षमता के दृष्टिकोण से ये निर्णय ले रहे हैं और मुश्किल फैसले कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में घुस करके आक्रमण कर देना, कमांडो आक्रमण कर देना, उड़ी के बाद उसका बदला लेना और बालकोट पर स्ट्राइक कर देना, जिसमें कम से कम 300 से 400 आतंकवादी मारे गए। वो उन लोगों ने, हमारे अपने ही गद्दार किस्म के नेताओं ने उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि कोई नहीं मरा है। पाकिस्तानी कैसे मान लेते भाई कोई मरा है? ठीक बात। वो मानते तो उनको लड़ना पड़ता ना भारत से। इन्होंने कहा कि मत मानो इसका, उन्होंने कहा कि भाई आए और कुछ चिड़िया उड़िया मरी और 1 महीने तक उन्होंने जगह नहीं दुनिया को दिखाई। ये प्रमाणित है कि कम से कम 350 से 400 आतंकवादी वहाँ पर मरे थे इनके उस स्ट्राइक में। तो एक वो बड़ी घटना थी। तो ये इस प्रकार का साहस दिखाना ये एक भारत के लिए अजूबा है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए अजूबा है। जो अजूबा एक मोदी जी ने प्रदर्शित किया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो हमारी लीडरशिप की जो कमजोरी की समस्या जो रही है 1947 से लेकर के अब तक, उसका समाधान मोदी जी के रूप में हमने देखा है, हो गया है। अब बाकी हमारी सेनाएं जितनी सशक्त हैं, जिस तरीके से हैं, अरे कौन है जो कि अपने जन्मदिन के दिन या अपने जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं उसमें जो सेनाओं के बीच में बिताता है। अभी आज की तारीख में भी, अब राजनाथ सिंह साहब शायद आ गए हों, कल राजनाथ सिंह साहब वहीं पर थे और उन्होंने बड़े आश्चर्य की बात, उन्होंने ये बात कही है कि आगे अगर कोई स्थिति बनी कारगिल वार जैसी, तो हम सीमाओं को, हम LOC को पार करेंगे। अब आप सोचिए, एक तरीके से उन्होंने उस जमाने में हुई गलती को स्वीकार किया और LOC की संभावना पे ही उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया। हाँ, तो मतलब ये कि अब वो हमारे लिए समस्या नहीं, अब LOC हम पार करेंगे, जो हम लोगों ने पिछले दिनों पार नहीं किया था, पिछले दिन पार नहीं किया। तो एक तरीके से इसको हम ये कह लें कि उन्होंने सबक लिया है, देश ने सबक लिया है, मोदी जी ने सबक लिया है कि वो गलतियां हमको रिपीट नहीं करनी है। जो हमारी इस शांतिवादी दृष्टिकोण से जो सेनाओं का जो तिया पाचा कर दिया गया था, उसके कारण जो स्थितियां हमारी सेनाओं की बिगड़ी थी, वो अब रिपीट नहीं की जाएगी। बहुत अच्छा सर, आपने ये जो शांतिवादी दृष्टिकोण का एक
एक शब्द दिया है, मुझे लगता है कि ये हमारे नई पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा एक दृष्टिकोण रहेगा। और आपने बताया कि ये परिवर्तन है, तो बहुत ही ये प्रसन्नता की बात है कि अगर हमारी कोई कमी है तो वो सुधर रही है। सर, एक थोड़ा सा एक चीज़ और भी, आज एक चीज़ और भी समय सामयिक घटना है, उस पर थोड़ा सा विचार हम चाहेंगे, चूँकि कार्यक्रम का समय हमारा पूरा हो चुका है, कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें क्या है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि जब अगर जनमत नहीं है, संख्या नहीं है संसद में, तो फिर इस अविश्वास प्रस्ताव को कितना औचित रूप लिया जाए, या क्या उद्देश्य हो सकता है इसको लाने का, और मणिपुर के संदर्भ में इसे किस रूप में हमारी नई पीढ़ी देखे इसको? देखिए, मणिपुर का इशू एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। घटना हुई थी मई में, 4 मई की घटना बताई जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई बहुत प्रयास तो नहीं हुए उसमें FIR वगैरह दर्ज कराने के। पुलिस को संभवतः तहरीर दी गई, फिर उसके बाद कोई कहीं गया हुआ नहीं, और इतने दिनों तक इशू दब गया या दबा दिया गया, जो भी हुआ। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के स्तर पर भी ये बात शायद ना आई हो, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं, जैसे मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जो है स्वीकार किया है कि ऐसी घटनाएं तो यहाँ बहुत हुई हैं, इस प्रकार की घटनाएं। उन्होंने एक स्वीकारोक्ति कहा कि मतलब इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर जो हुई हैं, जो अब सामने आया है ये वीडियो के साथ, तो बहरहाल उस पर कार्रवाई हुई और 5 या 6 अभियुक्त जितने हैं सबके सब पकड़ गए। मोदी जी ने उसके ऊपर बयान दिया, अपनी बात कही कि कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, देश शर्मसार हुआ है इससे, और उसके बाद प्रभावी कार्रवाई चल रही है, हो रही है उसमें आगे। अब ये इशू जहाँ तक मणिपुर की घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत सी घटनाएं देश में इस प्रकार की हुई, बहुत से प्रदेशों में हुई हैं, तो हम उसके करेक्टिव एक्शन लें जिससे कि वो चीज़ें अब आगे ना हों। लेकिन चूँकि अपोजिशन पार्टी में इनको एक मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया, तो उन्होंने संसद की कार्रवाई ठप करने के दृष्टिकोण से वो वीडियो जो कि आप मई 4 तारीख को या 5 तारीख को या 7 तारीख को आप ले आए होते, जब आपने वीडियो बनाया था, तो लेकिन वो आपने नहीं किया, क्योंकि आप मतलब आपकी एक सोच पता लगती है कि आप उस घटना को भी, जिसमें कि आपके पास तो जानकारी है, तभी तो अचानक पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहले वो देश में विदेश में सब जगह जब ब्लास्ट हुआ, जो अपोजिशन पक्ष है उसके किसी न किसी को तो उसकी जानकारी थी कि भाई अब ये सेशन शुरू होना है, अब इसको आज ब्लास्ट कर दो, जिससे कल से इनका सारा सेशन चौपट हो जाए, ये कटघरे में खड़े हो जाए। तो बहरहाल सरकार ने अपना काम किया, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। अब राज्य सरकार का वो इस्तीफा चाह रहे हैं कुछ लोग, तो मोदी जी को एकदम से इस पर घेर लेने के चक्कर में, तो 3-4 दिन तो सत्र उन्होंने बाधित किया, और उसके बाद अब इसको कैसे आगे बाधित करें, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि इसमें 1 दिन 2 दिन की बहस चलेगी, समय बिताया जाएगा किसी तरीके से, जिससे कि वो जो 25-26 एक्ट इस सरकार को पास करने हैं, जिसका कि प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आगे आने वाले दिनों में पड़ेगा, विकास पर पड़ेगा, बहुत से और सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर पड़ेगा, वो न पास होने पाए। ये एक मंशा है कि उससे मोदी सरकार अपने को एक बेहतर लाइट में दिखा पाएगी कि देखिए हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। इसलिए समय उनको बर्बाद करना है, समय वेस्ट करना है। तो इस दृष्टिकोण से ये सारा कुछ ड्रामा चल रहा है। उन्हें मालूम है, सबको मालूम है कि किसी भी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता है, असंभव है, संख्या बल वो खुद भी जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं इस बहाने एक चर्चा हो, समय बर्बाद हो, लेकिन इसका एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि चर्चा का समय तो आपके सदस्यों की संख्या के हिसाब से मिलता है। तो ये तो सारा समय जो भी आपका मिलेगा उसमें जो है 70% तो भाजपा को मिलेगा समय, वो तो अपना एजेंडा इसके माध्यम से उपयोग करेंगे, आपकी क्रिटिसिज्म करेंगे, जो इंडिया या एंटी इंडिया जो भी इन लोगों ने कोalition बना रखा है, तो उसकी बखिया उधेड़ेंगे। तो भाजपा को तो इसका तो एक तरीके से ये तो गॉड सेड अपॉर्चुनिटी भाजपा को मिल गई कि वो बड़े कायदे से बैठ करके इनकी जो पोल खोलेंगे, पोल पट्टी खोलेंगे। इनके पास कोई वक्ता भी तो नहीं है, कौन बोलेगा? शशि थरूर जैसे एक आध लोगों को छोड़ दें तो कितनी देर शशि थरूर बोलेंगे, और भी शरीफ आदमी है, कोई उस टाइप की बात नहीं करते, वो इस प्रकार की बाधाएं भी नहीं उत्पन्न कर पाएंगे जैसा कि बाकी लोग करते हैं। तो कौन बोलेगा? बोलने वाले भी कोई नहीं है। भाजपा में तो बोलने वाले की बैटरी है, जितने इनके बोलने वाले हैं सब राज्यसभा में है, राज्यसभा इसमें होगी नहीं, ये तो लोकसभा का काम है। तो ये हमको नहीं लगता है कांग्रेस को इसके कोई एडवांटेज मिलने वाला है, लेकिन फिर भी जितना भी समय बर्बाद किया जा सके, जितना भी प्रोपेगेंडा प्रेस मीडिया में किया जा सके, उसके लिए उन्होंने सोचा होगा शायद इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो ये है।
यानी कि ये जो वीडियो का इस टाइमिंग पे आना ये विपक्ष की साजिश हो सकती है, आपका ऐसा मत है? और दूसरा ये कि यह केवल समय की बर्बादी है कि जिससे कि सरकार कोई कार्य ना दिखा पाए। हाँ, सरकार जो लक्ष्य लेकर के चल रही है वहाँ तक ना पहुँच पाए। पहले तो यह था कि यूसीसी आएगा, यूसीसी सरकार ने भांपते हुए माहौल को उन्होंने कहा ठीक है इसको अगले सत्र में लाएं, जो मनुष्य करें वो तो खैर आगे की बात है, तो इस सत्र से टाल दिया। लेकिन इनको ये था कि अब जैसे दिल्ली वाला एक्ट है जो कि दिल्ली सरकार वाला है, वो एक है तो एक्ट मामूली सा, एक प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक इशू बना दिया है केजरीवाल ने। यहाँ वहाँ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर लिया, प्रेस मीडिया उसके पास है, वहाँ कवरेज अच्छी खासी मिलती है। 1100 करोड़ रुपए का बजट है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उसने बताया। तो इतना बजट होगा तो आपका इशू मामूली होगा तो ही बड़ा हो जाएगा। मीडिया तो हम लोग जान ही रहे हैं कि भाई किस तरीके से चल रही है आजकल। तो ये है, तो ये एक इशू, एक डिस्टर्ब करने का प्रयास है कि जो कार्य मोदी जी कर रहे हैं या सरकार करना चाहती है सकारात्मक, उसमें बाधा पड़े और चुनावी एडवांटेज इनको न मिल पाए, तो इसलिए समय बर्बाद कर रहे हैं। इसको बड़ी आसानी से कुछ समय बढ़ा कर, एक आध सप्ताह का समय बढ़ा करके लोकसभा के हमारे जो स्पीकर साहब हैं बढ़ा दें अगर, तो ये समय लॉस है तो पूरा हो जाएगा, अगर वो इसके बारे में निर्णय लेना चाहें तो ये है। मेरे ख्याल से इन दो विषयों पर हम लोगों की चर्चाएँ हुई। बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी आपने कई गंभीर बातें कही, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद बहुत।